इसी को लेकर चर्चा करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु जी हमारे साथ हैं, इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट है। आपका बहुत इस्तकबाल है शरदेंदु जी। और इसके अलावा हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट कैप्टन अनिल गौर भी हैं। शरदेंदु जी, जिस तरह के हालात अब नजर आ रहे हैं, एक तरफ बातचीत की करीब है और दूसरे दौर की बातचीत होने वाली है, तो दूसरी तरफ चेतावनियों का दौर भी जारी है। ऐसे में क्या इसको लेकर फिर से सोचने की जरूरत है कि पहले बातचीत की तरह ही कहीं नतीजा ना निकल आए? देखिए, मेरा मानना है साहिबा जी की एक इस युद्ध का एक मोमेंटम होता है। वो मोमेंटम कहीं लॉस्ट हो गया है और जब से डिप्लोमेटिक टॉक शुरू हुई, चाहे वो फेल जरूर हुई है, लेकिन पूरे पूरे एनवायरनमेंट में एक नरमी आई है। भले ही अमेरिका ने ब्लॉकेड लगाया या सी कंट्रोल किया या जो भी आप उसको संज्ञा दे दें, मेरा मानना है कि वो बहुत इफेक्टिव हुआ नहीं और साथ में उसको रिकंसिडर करना पड़ा, क्योंकि कोई देश उसके साथ आए नहीं। अब फिर जब आसिफ मुनीर देखिए आज की डेट में ईरान में है, फर्स्ट लेवल की बात हो रखी है, आगे भी वो चाहते हैं कि दोनों अमेरिका और ईरान में वार्ता आगे बढ़े इस्लामाबाद में, तो एक पॉजिटिव कदम है। और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोला कि आगे आने वाले 2 दिन बड़े अमेजिंग होंगे। और उसके पहले जब वार्ता शुरू होती तो तमाम तरीके का बयान, तमाम तरीके की तलखी, डिप्लॉयमेंट, एग्रेसिव पोस्चरिंग और इस तरीके के जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं। देखिए, जब इस्लामाबाद में वार्ता हुई थी तो उसके एक दिन पहले वो कह रहे थे कि ईरान की पूरी पूरी सभ्यता को वो खत्म कर देंगे, सिविलाइजेशन को खत्म कर देंगे, बहुत मैसिव डिस्ट्रक्शन करेंगे, इस तरीके की बात थी। लेकिन बातचीत हुई, बातचीत के राउंड भी सही हुए, लेकिन लास्ट में जाके जो जेडी वेंस, वो देखिए 21 घंटे में 12 बार उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को कांटेक्ट किया। और आज की डेट में जब अमेरिका टर्म्स ऑफ रेफरेंस रख रहा है सेकेंड राउंड ऑफ टॉक के लिए, तो कहता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलिए, वो तो ठीक है, लेकिन जो डेलीगेशन आए वो अपने आप डिसीजन ले सके, वो आईआरजीसी से डिक्टेशन ना ले। आईआरजीसी ने जब कांटेक्ट किया था पहले कॉन्फ्रेंस में, उस समय हालात ये थे कि 2 डिस्ट्रॉयर अमेरिका के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इंटर किए थे। कहीं ना कहीं वो उसको डोमिनेट करके उस इलाके पे कंट्रोल करना चाहते हैं, जिसके लिए आईआरजीसी ने रिएक्ट किया था। इस बार तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं, इस बार तो और ज्यादातर जो कंसल्टेशन हुआ था वो जेडी वेंस की तरफ से हुआ था। तो अभी भी कंसल्टेशन कोई बुरी बात नहीं है, इस तरीके की कंडीशन अमेरिका को नहीं लगानी चाहिए। मेरा मानना है कि बहुत जल्दी इसका सोल्यूशन निकलेगा। अमेरिका ने बोला है कि वॉर इज नियरली ओवर। तो इस तरीके के जब बयानात आते हैं और जिस तरीके का देखिए सीज फायर अभी कंटिन्यू कर रहा है ईरान में, अमेरिका की वैसी स्ट्राइक नहीं है, सिर्फ पोस्टरिंग और रीबिल्टअप और रीऑर्गेनाइजेशन का दौर चल रहा है, जिसमें ईरान भी अपनी मिलिट्री तैयारी कर रहा है, अमेरिका भी मिलिट्री तैयारी कर रहा है, और कहीं ना कहीं इसराइल के हमले लगातार लेबनान में जारी हैं। तो ये सारी सिचुएशन, एक मेरा मानना है कि ये टॉक सेकेंड राउंड में जाती हुई दिख रही है। अमेरिका एक तरीके का स्मोक स्क्रीन क्रिएट करता है बहुत सारे स्टेटमेंट देके, और पूरे वर्ल्ड को अलाउ करता है कि आप कीप गेसिंग करते रहिए, लेकिन उसका जो मकसद है कहीं ना कहीं पीस की वार्ता को सक्सेसफुल बनाना है। क्योंकि देखिए, जो उसके टर्म्स एंड कंडीशन थे वो अमान्य थे ईरान को, और वो अचीव भी नहीं किए जा सकते थे, चाहे कितनी बड़ी भी मिलिट्री पावर का वो इस्तेमाल कर ले। 460 केजी एनरिच यूरेनियम का आप कैसे कब्जा कर लेंगे? ये तो बातचीत से ही हल निकलेगा। आईएईए ही उसके ऊपर कंट्रोल लगाएगा, और कोई भी कंट्री अपनी सॉवरेनिटी पे और इंटीग्रिटी पे विश्वास रखता है तो बैलिस्टिक प्रोग्राम नहीं गिव अप करेगा। वहीं अमेरिका को चाहिए कि जो उसके इकोनॉमिक सैंक्शन है, जो फ्रीजिंग ऑफ उसके एसेट्स हैं, उसको रिलीज करना शुरू करें। एक ये सारी चीजें हो सकती हैं। 28 फरवरी से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला था, वो ईरान भी कर सकता है, इसको ना करने की कोई वजह नहीं दिखती है। तो ये जब होता है कि जब टॉप टेबल पे आते हैं तो आप अपने बड़े बड़े एजेंडा पॉइंट लाते हैं, फिर कुछ में सहमति बनती, कुछ में सहमति नहीं बनती। तो मेरा मानना है कि आगे आने वाले दिनों में जो टॉक की बात चल रही है वो सक्सेसफुल हो सकती है। एक सेकेंड राउंड को एक मौका देना चाहिए, और जिसके लिए कोशिश की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, और पूरी दुनिया को यही उम्मीद है, क्योंकि पूरी दुनिया का दारोमदार टिका हुआ है। कैप्टन अनिल जी, जिस तरह से जो पूरा वर्ल्ड ट्रेड है वो इससे मुतासिर हो रहा है और धमकियों का दौर जारी है, अमेरिका अपनी फौजें बढ़ा रहा है, ईरान कह रहा है कि अगर नाकेबंदी नहीं खत्म की तो वो और अपना दायरा वसी करेगा और वो समुद्री रास्तों में और फैलेगा। तो यानी ये बड़ा इशारा है कि अगर अब पूरी तरह से समझौता नहीं होता है दूसरे दौर की बातचीत में, तो और नतीजे खराब हो सकते हैं। किससे पूछा साहिबा जी सवाल? ठीक है जी, अनिल गौर जी, आपको आवाज मिली? हाँ, आ रही है। जी जी जी। जी, ऐसा है, देखिए ऐसा है, जब ये लड़ाई शुरू हुई, पहली बात तो अमेरिका ये लड़ाई शुरू करना नहीं चाहता था। ये सिर्फ एक हिसाब से एक पोस्टरिंग थी उसकी, कि भाई उसको क्या करने के लिए कि भाई आपके न्यूक्लियर वगैरह जो है, न्यूक्लियर जो आपके ये
एनरिचमेंट फैसिलिटीज वगैरह हैं, दूसरा है इसको आप जो है बंद कर दीजिए। क्योंकि ये जो डील जब पहले हुई थी, जब डोनाल्ड ट्रंप ने फर्स्ट टर्म में जो है अब ये इसको रद्द कर दी थी, इस एग्रीमेंट को जो ईरान का हुआ था फॉर न्यूक्लियर, डेवलपिंग न्यूक्लियर पावर फॉर पीसफुल पर्पस, तो वो तब ये वहां खड़े थे। पर इसराइल के ने जब देखा कि भाई ये 40 इनके जो है सलाहकार और खोमेनी साहब वगैरह एक जगह है, तो उन्होंने इसको कन्विंस कर दिया कि यार इसको अगर हम जो है इनको सबको खत्म कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली रिजीम चेंज हो जाएगा। अब उस टाइम क्योंकि अमेरिका की पॉलिसी भी ऐसी रही है, हर जगह रही है, इराक में देख लो, आप दूसरी जगह देख लो, कहीं पे देख लो, वो पहले टॉप लीडरशिप को रिमूव करते हैं, फिर उसकी वो हो जाता, तो ट्रम्प मान गए। पर ये जो चीज अब हुई है ना, अब वो रियलाइज करते हैं कि उन्होंने एक गलत डिसीजन ले लिया था, वो अब उसके उससे अब एक फेस सेविंग तरीके से बाहर निकलना चाहते हैं। अब इसमें तीन ही मुद्दे हैं बेसिकली, एग्रीमेंट सब जगह हो गया, सिर्फ तीन मुद्दे रह गए जो ईरान को उन्होंने कन्विंस करना है, और ईरान को मेरे हिसाब से मानना ही पड़ेगा। पहली बात, जो इसका जो न्यूक्लियर पूरा पूरा का पूरा जो न्यूक्लियर सिस्टम है, चाहे वो पीसफुल इस्तेमाल के लिए कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो भी है, वो उसकी निगरानी जो है और उसको जो है वो आईईए के अंदर पूरी की पूरी आनी पड़ेगी और ओपन टू इंस्पेक्शन होना पड़ेगा सबसे। और उसको हो सकता है जैसे इन्होंने अमेरिका ने प्रपोजल दिया था कि वो वहां पे उनके टेक्नीशियंस भी होंगे ताकि वो डे टू डे मॉनिटरिंग हो वहां पे, क्योंकि 460 किलो जो यूरेनियम है, एनरिच यूरेनियम तकरीबन % है, वो गायब है वहां से। आईए ने जब इंस्पेक्शन की तो उन्होंने कहा कि हमें पूरी फैसिलिटीज नहीं दिखाई गई। तो एक तो वो है, दूसरा जो है वो है इनका जो लेवी करना, एक $2 मिलियन की जो फीस है शिप्स के ऊपर, कि भाई हमारा अब इतना नुकसान हुआ, हमें रीबिल्डिंग करनी है, तो हमने इसके ऊपर जो है जो भी शिप आएगा $2 मिलियन हमने करने, एक हिसाब से फरोती हो गई। कल को स्विस कनाल में लगा देंगे उधर, या हम इधर इधर मलक्का स्टेट में इधर लगा देंगे, सिंगापुर लगा देगा सिंगापुर स्टेट में। ये तो ऐसे नहीं ना होता, ये तो नेविगेशन राइट्स जो है वो तो फ्री है। तो ये दूसरी शर्त ये है। तीसरी जो है वो है कि जो इसके ये प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्लाह, हमास और हुती, इनके खिलाफ भी कार्रवाई बंद होनी चाहिए। अब आप देखिए वहां पे इजराइल और लेबनान की डायरेक्ट टॉक्स हो गई, डायरेक्ट टॉक्स के बाद में दोनों एक कंक्लूजन पे आ गए और दोनों इसी बात पे आ गए कि भैया ये जो हिजबुल्लाह ने कब्जा किया हुआ है लेबनान के अंदर, इसको खत्म करना है। तो उन्होंने कहा या तो आप कर लीजिए, अगर आप नहीं करते तो हम कर लेंगे, तो या मिलके कर ले। और मेरे को जो लगता है ये होना यही है कि वो हिजबुल्लाह जो है उसको मिलके ही खत्म करेंगे ये, क्योंकि ये जो चीज है, देखिए प्रॉक्सीज ऐसे रखना एक दर्शाता है कि आपकी मानसिकता क्या है। मैं बार बार एक चीज कहता हूं, देखिए जब इजराइल बना, जैसे भी बना, आपने इजराइल बना दिया, सारे मतलब कि विश्व के बैठ के यूनाइटेड नेशन से उन्होंने कहा ठीक है जी ये इजराइल है। उसके बाद इजराइल ने किसी के ऊपर अटैक तो नहीं किया। पहला अटैक किसने किया? जो सारे अरब ममालिक ने मुक्की खाई बैठ गए। फिर इजराइल ने अपना सोचा कि यार ये अगर ऐसे होगा तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जब उसने स्ट्राइक किया तो फिर सारे चुप करके बैठ गए। जॉर्डन ने संधि कर ली, इजिप्ट ने संधि कर ली, सब। पर अभी भी देखो ना आप, ये जो चीज है हमास, हिजबुल्लाह और हुती, उसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है? तो इल्जाम तो इजराइल पर भी लगता है कैप्टन अनिल गौर जी, कोई खुल के नहीं कहता, लेकिन इल्जाम तो ये भी लगता है कि इजराइल भी इसमें मिला जुला है। इजराइल भी जो कर रहा है वो अपने हित के लिए कर रहा है, तो वो सारे ऑप्शंस खुले रखता है। और इजराइल ने ही तो आपको एक चीज आप एक चीज गलत कर रहे हैं। आप इजराइल को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिला रहे हैं। सॉरी, बिल्कुल गलत है। वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तो सभी मुखालफत करते हैं। आप इजराइल कहते हैं, इजराइल भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। कल को आप कहेंगे जी वो जो टेररिस्ट पाकिस्तान भेज रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, और जो हिंदुस्तान की फौज उनके साथ मुठभेड़ कर रही है, तो हिंदुस्तान भी वो हो गया। बिल्कुल अलग है। मेरे को बात यह है कि देखिए, जो ये सब कुछ ठीक था, 7 अक्टूबर का अगर वो हाल नहीं करते हमास वाले, बड़ा उस टाइम उन्होंने किया, और सारे जो है, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, पर आपने भी देखा टीवी के ऊपर
और बाकी जगह भी देखा कि आप मीडिया में है, तो ये छुपी नहीं है बातें। हम्म। ये जो चीज है लेकिन जब उसके इजराइल खिलाफ का तो मकसद था कार्रवाई। हमास को खत्म करने का, तो उसने हमास को तो खत्म किया नहीं। वो कह रहा है कि उसको खत्म करना है, पूरी इंसानियत वहां पर खत्म हो गई, तो ये भी तो गलत है ना। वो आप कहते हैं इंसानियत खत्म कर दी उन्होंने। जब हमास ने उसको किया, जब बच्चों को, जब प्रेग्नेंट वुमन के पेट काट के बच्चों को उसका खून लेके और उसने वीडियो बनाई हुई और जो सारी फ्लैश हुई है, वो आपने नहीं देखी? या बच्चों को माइक्रोवेव के अंदर डाला, तब इंसानियत खत्म नहीं हुई? बिल्कुल, इंसानियत तो बड़े पैमाने पर जो कि इससे पहले भी जब हम इस हवाले से चर्चा कर रहे थे तो कई सारी एक्सपर्ट ने ये भी प्रॉब्लम कहा ये है। कि जो पूरा कैपिटल है, कैपिटलिज्म को ही पूरा यहाँ पर नुकसान हो रहा है। मैं आपके पास आती हूँ शरदेंदु जी, जिस तरह के हालात बने हुए हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट की यहाँ पर बात हो रही है। इल्जाम तो कई तरह से लगाए जा सकते हैं और ऑफ द रिकॉर्ड भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जाता है वेस्टेड इंटरेस्ट और डिप्लोमेसी कैसी है। तो डिप्लोमेसी के लिहाज से और जियो पॉलिटिकल कंडीशन के हिसाब से किस तरह से इस पूरे मसले का हल निकलता है, और क्या इस मसले का हल निकलता हुआ भी नजर आ रहा है? देखिए, मेरा मानना है कि हर एक मसले का सलूशन है। ऐसा कोई इशू नहीं है जो आप डायलॉग से, टॉक टेबल पे, डिप्लोमेसी से नहीं सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब आपके वेस्टेड इंटरेस्ट सामने आ जाते हैं तो आप सलूशन को देखना बंद कर देते हैं। अमेरिका इसी से ग्रस्त है और इसी से वो सफर कर रहा है। सलूशन देखना इसलिए बंद कर दिया कि उसको डर था कि मिडिल ईस्ट में चाइना की पैठ बढ़ रही है, चाइना को कैसे काउंटर करना है, और जो पूरे विश्व के रिसोर्सेज हैं उस पर अमेरिका अपना कंट्रोल चाहता है। वो किसी भी हालत में किसी अन्य करेंसी में ट्रेड होता नहीं देख सकता है। उससे डॉलर डिवैल्यूड होगा, उसका जो फाइनेंशियल मार्केट पे पकड़ है वो कमजोर होगी, और अमेरिका की जो साख पूरे विश्व में वो कंप्रोमाइज होती है। तो वो किसी भी हालत में इससे कंप्रोमाइज नहीं होना चाहता है। और जहां तक मिडिल ईस्ट के हालात के सवाल है, देखिए, मिडिल ईस्ट के हालात को एक्सप्लॉइट अमेरिका करता है। कहीं ना कहीं सारे रिसोर्सेस आपके ईरान, मिडिल ईस्ट के, और उसका एक्सप्लॉइट, उसका टेक्नोलॉजिकल नो हाउ अमेरिका के पास। अमेरिका ही सारे टर्म्स डिक्टेट करता है, और उसने अपना एक नुमाइंदा मिडिल ईस्ट में बैठा रखा है, वो है इजराइल। इजराइल की पूरी मदद, इजराइल उसका एक फेथफुल फॉलोअर, और सारी चीजें उसके माफिक पूरे मिडिल ईस्ट में वो लागू करता है। बाकी जो अब्राहम अकॉर्ड के कंट्रीज हैं वो कभी ना कभी किसी न किसी समय अमेरिका को धोखा दे सकते हैं, ऐसे अमेरिकन सोचते हैं, ऐसे अमेरिका एडमिनिस्ट्रेशन सोचता है। और एक फेथफुल उसका जो एलाई है वो इजराइल, इसलिए अपनी पैठ, अपने मिलिट्री बेसिस को स्ट्रांग करने के लिए वो उसके साथ लगातार खड़े रहता है। और जहां तक इजराइल के अस्तित्व का सवाल है, जो ज्यूज की प्रॉब्लम थी वो यूरोप से शुरू हुई और उसका सेटलमेंट हुआ मिडिल ईस्ट में, इसको भी सोचना पड़ेगा। जब सेटलमेंट हुआ तो इनिशियली अरब ने जो अटैक किया वो गलत था, उसमें नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी। ऐसे इलाके में ज्यूज को सेटल कर रहे थे, जिस इलाके में सेटल कर रहे थे उनका कंसल्टेशन ही नहीं हुआ। बेल्फोर्ड डिक्लेरेशन में जो इलाके एलोकेट हुए उसको किसी भी तरीके से ना तो अरब ने मारा ना इजराइल में। और जो 48% का हिस्सा था, आज की डेट में पैलेस्टाइन जो है वो 10 से 12% के हिस्से में सिमट के रह गया। लगातार एक्सपेंशन, लगातार उनके ऊपर हमले, और लगातार उनके ऊपर एट्रोसिटीज, और हमेशा उनको अंडर सर्विलेंस रखना, उनको चेक करना। अगर आपको इस तरीके की जिंदगी जीने को मिलेगी तो आप भी तमाम तरीके के रेमेडियल एक्शन लेंगे। और यही हमास है। जब यासिर अराफात की लीडरशिप बोलती थी तो आपने हमास को पॉपअप किया, बढ़ाया, संगठन में उनके स्ट्रांग किया, और उनको 2005 से गाजा पट्टी का एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से सौंप दिया। तो कहीं ना कहीं जो जियो पॉलिटिक्स है, जो मिडिल ईस्ट की जो पॉलिटिक्स है, जिस तरीके से पैलेस्टाइन के कॉज को कोई नहीं समझता है, वो एक बड़ा दुखद विषय है। उनका 7 अक्टूबर के एक्ट को पूरा वर्ल्ड डिस्करेज करता है, कोई नहीं पसंद करता है, लेकिन उसके बाद जो हुआ है वो बड़ा मार्मिक है, बहुत संवेदनशील है। पूरी ह्यूमैनिटी उसमें शर्मसार हुई है। आई फॉर आई का कॉन्सेप्ट पूरे विश्व में लगा देंगे तो खत्म हो जाएगी पूरी मानवता। और जिस तरीके से आज की डेट में लेबनान में स्ट्राइक हो रहा है, वो हिजबुल्लाह नहीं खत्म हो रहा, उसमें सिविलियन मारे जा रहे, बिल्डिंगें ध्वस्त हो रही, पूरा सदर्न लेबनान को वो गाजा पट्टी बनाना चाहते हैं। और लितानी रिवर के 7-7 क्रॉसिंग पे इजराइल के हमले चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और दुनिया की खूबसूरती को कैसे खत्म किया जा रहा है, इसमें ये भी पूरा देखा जाता है। जी, सीमित रखे तब तो ठीक है, लेकिन ईरान के लिए कहता है कि जब तक सत्ता परिवर्तन ईरान में नहीं हो जाता तब तक वो हमले जारी रखेगा, तब तक ये एनिमिटी चलती रहेगी। लेकिन अमेरिका तो बात करने के लिए तैयार है, ठीक है। लेकिन इजराइल एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे चला गया।
इस पर अनिल जी का रिएक्शन भी चाहूंगी, क्योंकि रेजिम की बात की है। अमेरिका तो कह रहा था कि उसका मकसद ही नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी चर्चा की जा रही थी। और दूसरा एक और सवाल, छोटा सा जवाब दीजिएगा। जो अब 1 to 1 बातचीत हो रही है, पाकिस्तान मीडिएशन कर रहा है, अब वो तेहरान में अलग से ईरान से बातचीत कर रहा है, तो क्या यहाँ पर मनाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान पर भरोसा भी जताया है। अनिल जी, अनिल जी, आपको आवाज मिल रही है? आवाज मिल रही है क्या? दोबारा वो बोले। अनिल जी, एक तरफ अमेरिका ने भरोसा पाकिस्तान पर जताया, पाकिस्तान मीडिएशन कर रहा है, अब वो अलग से भी बातचीत कर रहा है तेहरान में ईरान से, तो क्या वो नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहा है कि ईरान जो इतना अपना कड़ा रुख अपनाए हुए है उसमें थोड़ी नरमी लाए और बातचीत करे अमेरिका के साथ दूसरे दौर में? आपकी आवाज कट रही है। ईरान क्या नेगोशिएट कर रहा है ईरान के साथ? पाकिस्तान की बातचीत हो रही है अलग से तेहरान में। हाँ, वो तो देखिए, पाकिस्तान को तो चूंकि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को उन्होंने बीच में रखा है अमेरिका ने, और उन्हीं को भेजा है वहां पे उसके लिए, तो इसीलिए वो गए हैं आगे। जो चूंकि 2 हफ्ते का सीज फायर है उसको आगे बढ़ाने का। बाकी बात ये रह गई, मैं एक चीज सिर्फ कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो दूसरे पैनलिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि देखिए जी, 1948 में जब इसराइल बना, वो प्रॉब्लम जूस की थी। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, मैं वैसे ही बताना चाहता हूँ थोड़ा सा, कि भाई जो है इजरायली जो है ना, जो जूस, वो 12 सेंचुरी बीसीई, मतलब कि अबाउट 1207 बीसीई में यहाँ थे। और जो ये पैलेस्टीन्स हैं वो आए इधर मिड सेंचुरी, 12th सेंचुरी बीसीई, मतलब उनके बाद आए हैं वहां। एक दूसरी बात यह है, जिस बात की इन्होंने अराफात की बात की, अराफात इज द पर्सन। जब बिल क्लिंटन ने कैंप डेविड के अंदर बेन गोरियन और अराफात को बुलाया और सारी बातें हो गई, बेन गोरियन मान गए, 2 नेशन थ्योरी वगैरह सब कुछ तैयार हो गया, पर अराफात लास्ट में जब साइन करना था दूसरे दिन रिफ्यूज कर गए, क्योंकि उसको ईरान ने कहा मत करिए। दिस इज द एक्चुअल फैक्ट, जो नहीं बताते लोगों को। ये सिर्फ इजराइल की गलती नहीं है, ये इनकी गलती, ये यहां से शुरू है, क्योंकि ये नहीं चाहते आप इसको हल करना। अब हर चीज तो देखो ना, मेरे घर में अगर कोई आके घुस के मेरे को मारेगा या मेरे घर में कुछ करेगा, तो मैं जब उसके खिलाफ एक्शन लूंगा तो आपको क्या, देखो जी इंसानियत क्या, ये एटीट्यूड दुनिया जो है जिस हिसाब से मैं देख रहा हूं, बड़ा गलत है। एनीवे, अब आज जो है, जो इसकी जो अभी लेबनान में जो हो रहा है, आप कहते हो जी वो जी सिविलियन मारे जा रहे हैं। जब आप सिविलियन के घर से आप फायर करेंगे रॉकेट्स, ये तो गाजा पट्टी में ही पता लग गया। हॉस्पिटल्स के अंदर आपने देखा टनल्स किस हिसाब से हैं, उनका स्टोरेज सिस्टम कैसा है। तो जब आप वो करेंगे, तो जब मैं उसको ध्वस्त करूंगा, तो नेचुरली आप सिविलियंस को शील्ड करके रखते हैं, वो नहीं आप देखते। आप वन साइडेड बात देखते हैं कि देखो जी सिविलियन मारा जा रहा है, ठीक है, वो सिविलियन को जानबूझ के तो नहीं ना मार रहा है। जब आप उसके पीछे खड़े होकर गोली मारेंगे तो फिर क्या करोगे? ये चीज है। यहाँ पे एक चीज मैं बार बार कहता हूं कि ये जो थॉट प्रोसेस है ना, ये थॉट प्रोसेस जो है कि हम जो जूस हैं या यहूदी हैं उनका नामो निशान मिटा देंगे, ये थॉट प्रोसेस गलत है। और ये हिटलर ने भी कोशिश की थी, हिटलर खुद चला गया, जर्मनी खुद ध्वस्त हो, नाजी चले गए, और ये हाल अब बाकी जो है जिनके अंदर ये ऐसी सोच है कि हमें कम्युनिटी एक देश ऐसे जो है सभ्यता को हम हटा देंगे, वो भी चले जाएंगे। और अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान को, तो मेरे को लगता है डोनाल्ड ट्रंप के भी जाएगा, अमेरिका भी जाएगा। दोनों ही तरह का आकलन लगाया जाता है जो जिस तरह के जानकार हैं, लेकिन ये भी कहा जाता है कि अगर हम किसी को किराए पर घर देते हैं तो हम उसे किराए पर ही देते हैं, ये नहीं हो जाता कि वो हमारे घर पर कब्जा कर लें और हमें निकाल दें। बहरहाल चर्चा जारी है, इसका क्या असर निकलता है बातचीत के बाद, ये देखना बेहद अहम होगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस हवाले से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।